हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, हादसा। घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो। हादसे इंसान की पहचान भुला देते हैं। 21वीं सदी की तरफ बढ़ती आज की इंसानी ज़िंदगी हादसों से भरी हुई है। अति व्यस्त और भागम भाग वाली इस ज़िंदगी में कोई नहीं जानता कि उसके साथ कब और किस मोड़ पर हो जाए कोई हादसा। भारत, जिसे आज बाहरी ताकतों से ज़्यादा उन भीतरी ताकतों से खतरा है जो देशभक्ति या गरीबों के मसीहा का चोला पहनकर देश की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए वे इस्तेमाल कर रहे हैं एक बड़ा हथियार जिसका नाम है घोटाला। इस घातक और अचूक हथियार का सहारा लेने वाले देश के गद्दारों, उनके कारनामों को आज सारा देश जानता है। और साथ ही उन्हें भी जानता है जो घोटालों को देशवासियों के सामने लाकर देश को घोटाले नामक दीमक से बचाने के प्रयास में रात दिन जुटे हुए हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं सीबीआई निदेशक पीके वर्मा। राजनगर पुलिस कमिश्नर और प्रसिद्ध नेता राजा गब्बर के साथ आज मैंने भी 2000 करोड़ रुपए के चारे घोटाले की गवाही में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होना है। ये प्लेन मुझे राजनगर सही समय पर पहुंचा देगा। इंसान जो सोचता है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हादसे उसे पूरा नहीं होने देते। और हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी वर्मा जी, अभी आप एक ऐसा काम कर चुके हैं जो आपके व्यक्तित्व और स्वभाव से कतई मेल नहीं खाता। आपके जो मित्रगण आपको छोड़ने आए, आप उन्हें बाय किए बिना ही प्लेन में आ बैठे। वर्मा को लगा जैसे उसने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसे सुधारने का भी उसके पास मौका था। वो अपनी सीट से उठा, प्लेन के गेट पर आकर अपने मित्रों को बाय करने लगा। ठीक तभी प्लेन से सटी मोबाइल लेटर को हटा लिया गया और वर्मा के साथ घट गया वह हादसा। 20 फीट की ऊंचाई से वह सिर के बल धड़ाम से नीचे आ गिरा, धड़ाम, और बेहोश हो गया। वर्मा की हालत सुरक्षाकर्मी भी देख चुके थे। वे तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंचे। इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। कुछ पलों बाद ही ज़मीन की बजाय स्ट्रेचर पर मौजूद था वो। लेकिन हाथ से ना तो समय के गुलाम होते और ना गिनती के। और ये बात वर्मा के साथ घटने वाले दूसरे हादसे ने साबित कर दी। कड़ाक! स्ट्रेचर के टूटने के साथ ही उसके साथ वह दूसरा हादसा घट चुका था, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। ही इज़ डेड। ओह नो। राजनगर पहुंचने की बजाय वर्मा यमनगर पहुंचा। लेकिन इससे राजनगर की दिनचर्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आपको पता तो है स्वामी जी कि मैं अंधविश्वासों और भूत प्रेतों के अस्तित्व पर कितना विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं अपने स्वर्गवासी बेटे की बरसी पर हवन करवाना चाहता हूँ। इसलिए आप जल्दी बताइए। ठीक है, हम आते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। अपने स्वामी से आशीर्वाद पाकर उन्हें धन्यवाद देते राजा गब्बर को अचानक उस आवाज़ ने उछाल दिया। पापा, ये आवाज़ तो, ये सही नहीं है पापा जी। ये आवाज़ तो मेरे रोहित की है। लेकिन वो तो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। मैंने उसकी लाश अपने हाथों से। मैं जिंदा हूँ। आह! जिस बेटे को उसने अपने हाथों से चिताग्नि दी थी वो उसके सामने खड़ा था। भूत प्रेतों पर घोर विश्वास करने वाले राजा गब्बर के दिल को यह गवारा ना हुआ। फलस्वरूप धड़कनों ने दिल को छोड़ दिया और आत्मा ने शरीर को। राजनगर पुलिस कमिश्नर B.R. राव। कृष्णा नदी पर बना पुल एक धार्मिक जुलूस की वजह से पूरी तरह जाम है सर। आपको अदालत जाने के लिए पंटून पुल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। कुछ देर बाद कमिश्नर और उनके सुरक्षा कर्मियों का काफिला पंटून पुल से गुजर रहा था, इस बात से बेखबर कि वो एक हादसे का शिकार होने जा रहा था। पंटून पुल बनाने में इस्तेमाल किए गए लोहे के कंटेनरों को एक दूसरे से जोड़ने वाली मोटी तार टूट गई और घट गया एक बड़ा हादसा। ओह! नदी के तेज बहाव बहाव के साथ कंटेनरों के बह जाने से पंटून पुल टूट चुका था और सभी कारें नदी की गहराई नापने चल पड़ी थीं। सभी की जिंदगियों पर मौत का काला साया मंडराने लगा। उफ! ऐसे में कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन बचने के लिए इस स्विच को दबाने जैसा आसान काम तो किया ही जा सकता है। उस स्विच को दबाकर कमिश्नर ने अपने मस्तिष्क में उन सवालों को जन्म दे दिया था। क्या वो आएगा? क्या वह हमारी ज़िंदगी बचा पाएगा? पानी के नीचे मौजूद कमिश्नर जिन सवालों में उलझा हुआ था, उनका जवाब उसे मिल मिल जाता अगर वह पानी के ऊपर देख लेता। वहाँ जहाँ मौजूद था वह पुलिस वाला जो सूचना मिलने पर घटना के बाद नहीं बल्कि घटना के बीच में पहुँचने के लिए प्रसिद्ध है। और वो पुलिस वाला है सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील टाउन। अब थोड़ी ही देर बाद, वेल डन इंस्पेक्टर, तुम्हारी वजह से एक भीषण हादसा हादसा टल गया। थैंक यू सर। लेकिन ये सब हादसा नहीं था, बल्कि पहले से एक सोची समझी साजिश थी।
और इसका प्रमाण है, आपको छोड़कर चारा घोटाले से जुड़े बाकी दोनों गवाह खत्म कर दिए गए और उन्हें बनाए गए हादसों का शिकार। लेकिन मैं इस साजिश का जल्दी ही पर्दाफाश कर दूंगा। तू कुछ साबित नहीं कर पाएगा इंस्पेक्टर, क्योंकि तेरी ज़िंदगी भी एक बड़े हादसे का शिकार होकर रह जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति को हादसा बनाने में माहिर है हादसा खान। इंस्पेक्टर स्टील के साथ यह हादसा बहुत जल्दी घटना चाहिए हादसा खान। कहीं उसने जांच करके ये पता लगा लिया कि वर्मा और राजा गब्बर की मौत हादसा नहीं, चारा घोटाले के गवाहों को खत्म करने की हमारी साजिश है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हादसा खान के होते कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो हादसा खान किसी के विनाश को हादसा बनाने की कीमत लेता है। जैसे हादसे का शिकार बनाना उसके वजन के बराबर सोना। हादसा खान की उस मांग ने सामने खड़े उस नेता के दांतों तले पसीना ला दिया। स्टील के वजन के बराबर सोना यानी 450 किलो सोना। बिल्कुल, ना एक ग्राम कम और न एक ग्राम ज़्यादा। ठीक है हादसा खान, तुम इंस्पेक्टर स्टील की ज़िंदगी को हादसा बनाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें उसके वज़न के बराबर सोना देने के लिए सोना घोटाला करने की तैयारी करता हूँ। जहाँ इतने घोटाले किए हैं वहाँ एक घोटाला और सही। इधर स्टील की मौत का सौदा तय हो चुका था और इधर उसके लंबे जीवन की कामनाएं की जा रही थी। आज का दिन राजनगर पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर अनीस ने इंस्पेक्टर स्टील जैसा तोहफा राजनगर पुलिस को सौंपा था। फ़र्ज़ के सच्चे रखवाली के लिए यह पार्टी आयोजित की गई थी। वह प्रेस रिपोर्टरों से घिरा हुआ था। आपको राजनगर पुलिस में शामिल होकर कैसा लगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी आत्मा को शरीर मिलने पर लगता है। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत किसे देते हैं? उसे, भारत माँ के बाद अपने निर्माता डॉक्टर अनीस सलमा, और उसे जो मुझे एहसास कराता है कि मैं भी इंसान हूँ। इसकी प्यारी सी हंसी मेरे मस्तिष्क में आनंद का सागर लहरा देती है। एंजल के बारे में बोलते स्टील के मस्तिष्क में उसके परिवार की यादें उभर आई थी, और इस बात को सलमा अच्छी तरह भाप गई। वैसे तो एंजल के बड़े खैरख्वाह बनते हो, लेकिन अगर ये कहें कि कल एंजल को दिल्ली घुमाने का जो प्रोग्राम बना है उसमें हमारे साथ दिल्ली चलो, तो ड्यूटी की दीवार खड़ी कर देते हो। देखो सलमा, स्टील कुछ बोलता उससे पहले डॉक्टर अनीस ने उसकी बात काट दी। फ़र्ज़ की इस मशीन से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सलमा, इसे अपना फ़र्ज़ निभाने दो। कल हम दोनों ही एंजल को घुमाने दिल्ली चलेंगे। अगले दिन अनीस, सलमा और एंजल को एक जीप पर दिल्ली के लिए रवाना करने के बाद निकल पड़ा वह कानून का रखवाला शहर को उन जुर्म के कीड़ों से मुक्त कराने। क्राइम सर्च मोड। राजनगर जैसे शहर में जिनका मिलना आम है। ओह, वो ट्रक सामने जाती उस जीप को टक्कर मार देने की फिराक में है। अरे, उस जीप में तो सलमा, अनीस और एंजल बैठे हैं। स्टील ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इसी के साथ ट्रक वाले पूरी तरह सतर्क हो उठे। अब वह अपनी बाइक को बेहद तेज़ी से भगाता हमारी तरफ ला रहा है। कुछ ही सेकंडों में हमारे पास होगा। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे चाहिए सिर्फ 2 सेकंड। भड़ाक! तूफान की तेज़ी से आगे बढ़कर एक जीप से टकराया, सॉरी, ट्रक जीप से टकराया। स्टील के हलक से चीख गूंजी, नहीं! पथरा कर रह गई उसकी आंखें, क्योंकि उन आंखों को जीप के साथ खाई में गिरते दिखाई दे रहे थे वे, जो उसे दुनिया में सबसे प्यारे थे। एंजल, सलमा, अनीस! चीखने के सिवा स्टील ना कुछ कर सकता था और न कर पाया, क्योंकि खाई के तल से जा टकराई जीप में एक तेज विस्फोट हुआ। भड़ा! और इसी विस्फोट ने जीप के साथ साथ अनीस, सलमा, एंजल के भी परखच्चे उड़ा दिए। आई! लेकिन वह विस्फोट उस विस्फोट के सामने कुछ भी नहीं था जो स्टील के मस्तिष्क में हुआ था। विस्फोट के बाद जैसे जैसे वहाँ शांति छाती जा रही थी, वैसे वैसे स्टील का दिमाग भी शांत हो रहा था। कुछ क्षणों बाद ही अंधेरे में डूबता चला गया वह दिमाग, और फिर लहरा कर धड़ाम से नीचे गिरा वह पहाड़ सा जिस्म। जल्दी ही वह जिस्म हादसा खान के सामने था। हाथ से इंसान को कितना कमज़ोर बना देते हैं, इसका इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। इसे तुरंत खत्म कर डोला हादसा खान। यह होश में आ गया तो हम सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। अरे, इसे होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? खत्म करो इसे। स्टील को खत्म करने वाले यंत्र संभले, लेकिन उनमें से कोई चल पाता उससे पहले ही चीख पड़ा हादसा खान, रुक जाओ! क्योंकि इसकी हालत बता रही है इसे मारने की ज़रूरत नहीं। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? तुरंत स्टील तक पहुँचाओ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ये सब तुम्हें पता चल जाएगा मेरे भाई, लेकिन बाद में। पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक गहरे सदमे से गुजरा है। चलो सभी बार, हमारे भाई को आराम करने दो। अपने सभी साथियों के साथ तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया हादसा खान, उसे अकेला छोड़कर, जिसके मस्तिष्क में सदमे ने उथल पुथल मचा दी थी। मैं कौन हूँ? क्या नाम है मेरा? कहाँ से आया हूँ मैं? सवाल सैकड़ों थे, मगर जवाब एक का भी नहीं सोच पा रहा था स्टील का मस्तिष्क। जबकि इधर
इंस्पेक्टर, स्टील को ख़त्म कर दो हादसा खान, वरना मैं तुम्हें उसके वजन के बराबर सोना नहीं दूंगा। स्टील को ख़त्म करके सिर्फ उसके वजन के बराबर सोना हासिल करने की सोचना बेवकूफ़ी होगी नेताजी, क्योंकि इसे ज़िंदा रखकर उससे हज़ारों गुना अधिक सोना हासिल करने की सोच लिया हादसा खान ने। ऐसा कैसे कर पाओगे तुम? देखते रहो, सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी जल्दी सब जान जाओगे। इस समय हादसा खान की आंखों में जो चमक थी, सैकड़ों हीरे मिलकर भी उस चमक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जल्दी हादसा खान एक बार फिर स्टील के सामने था। तुम अपने बारे में जानना चाहते थे ना मेरे भाई? ये कैसेट तुम्हें दिखाई कि तुम कौन हो और क्या हो। हादसा खान ने कैसेट को वीसीआर में लगा दिया। कदर खान, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, एक ऐसी आंधी जिसके सामने हर पहाड़ चकनाचूर हो जाया करता था। अपने बड़े भाई हादसा खान के साथ राजनगर की जुर्म की दुनिया में तहलका मचा रखा था गदर खान ने। अपनी बादशाह कायम कर रखी थी। लेकिन वह बादशाह तब ख़त्म हो गई जब जुर्म के जंगल में बेखौफ विचरने वाले गदर खान को पुलिस रूपी सैकड़ों गीदड़ों ने घेर लिया और उसके वजन से ज़्यादा गोलियां उसके शरीर में भर दी, धाए धाए। लेकिन वे गीदड़ उस शेर के जिस्म में मौत नहीं भर पाए। वो जिंदा था। और ये बात हादसा खान को तब पता चली जब वह पुलिस वालों को अपने कहर का शिकार बनाकर कदर खान तक जा पहुंचा। तेजी से मौत की तरफ बढ़ते अपने भाई को लेकर हादसा खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्जन के पास जा पहुंचा, जिसने साफ कह दिया कि वह कदर खान को नहीं बचा सकता, लेकिन उसके दिमाग को बचा सकता है, और वह ऐसा करेगा बेशुमार दौलत के बदले। हादसा खान ने उसकी मांग मान लेने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। अपने प्यारे भाई को बचाने के लिए उसने करोड़ों की दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इस कोशिश में हादसा खान ना सिर्फ पूरी तरह बर्बाद हो गया, बल्कि एक खतरनाक आग में फंसकर अपने चेहरे का मांस भी गंवा बैठा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हादसा खान ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी और आखिर अपने भाई के दिमाग को जिंदा रखने में सफल हो ही गया, स्टील के एक आधुनिक रोबोट के रूप में। और वो रोबोट तुम हो। लेकिन मेरे लिए तुम रोबो नहीं, मेरे छोटे भाई गदर खान हो, जिसे मैंने अपना सब कुछ तबाह करके पाया है। आंसुओं की धारा बह निकली थी हादसा खान की आंखों से। लेकिन उन मगरमच्छी आंसुओं की असलियत नहीं समझ पाया वह दिमाग, जो अपने जीवन की पिछली सारी यादें भूल चुका था। अब तो वो वही समझ रहा था जो उसे समझाया जा रहा था। और जो उसे समझाया जा रहा था वो ये था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था, उसके लिए एक ऐसा खुदा था जिसके सामने उसे होना चाहिए था नतमस्तक। मेरी वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूंगा। कानून का एक अजीब करिश्मा एक मुजरिम के कदमों में झुका हुआ था। इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है? मुझे जीवन देने के लिए तुमने जो जो खोया है मैं वो सब तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और इस हादसे को अंजाम देने वाली की आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। मुझे तुमसे मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब मैं तुम्हें अपने सभी साथियों से मिलवा दूँ। कुछ ही पलों बाद अपने उस शाहकार को अपने हर साथी से मिलवा रहा था हादसा खान। उस नौजवान से मिलवाते समय तो हादसा खान का स्वर गर्व से भर आया। तू इसे भी भूल गया होगा मेरे भाई। ये अपना सदमा खान है, मेरा बेटा और तेरा प्यारा भतीजा। तू जानता है इसे, ज़रा सी खरोच भी आ जाए तो सारी दुनिया को आग लगा दे। हादसा खान, ओ ये क्या बजा? पिक पिक पिक। स्टील के हाथ पर लगे मिनी डैशबोर्ड की धीमी मगर तीखी आवाज़ ने सभी को चौंकाया, मगर हादसा खान को स्तब्ध कर दिया। इसके हाथ पर फिट ये डैशबोर्ड एक नए हादसे को जन्म दे सकता है, इसलिए इसका ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। खट। सर्जन ने तुम्हारे हाथ में एक अलार्म फिट कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें होश आ गया, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उस डैशबोर्ड को तोड़कर हादसा खान ने स्टील का संबंध उनसे तोड़ दिया था, जिन्हें स्टील भूल चुका था। अभी इंस्पेक्टर स्टील से संबंध स्थापित होने वाला था, लेकिन अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। दोबारा के हज़ार बार की कोशिशों के बाद भी कमिश्नर स्टील से संपर्क स्थापित ना कर सका। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ज़रूर कोई गड़बड़ है। और वह गड़बड़ क्या है, इसका पता स्टील का निर्माता ही लगा सकता है। मुझे उससे कांटेक्ट करना होगा। भारतीय रिजर्व गोल्ड बैंक की ये इमारत, जिसमें रखा है खरबों रुपए मूल्य टनों का सोना। इतना सोना एक जगह रखा होने के बावजूद भी आज तक किसी भी अपराधी ने इधर का रुख करने की कोशिश नहीं की है। इसी बात से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो हादसा पहले नहीं घटा वो आज घटने जा रहा था, जिसकी शुरुआत गोल्ड बैंक के मुख्य गेट पर पहुंची उस बख्तरबंद वैन से हुई थी। अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाओगे। जवाब इतना अप्रत्याशित होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक तोप के गोले की गति से आगे बढ़ी वैन से टकरा कर गेंद की तरह उछले सुरक्षाकर्मी। ठीक गोल्ड बैंक के दरवाजे के सामने रुकी वो वैन। वैन को चारों तरफ से घेर लो। इसे चलाने वाला बाहर निकल कर अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो इसके शरीर में सैकड़ों रोशनदान बना दो।
मौत उगलने को तैयार सैकड़ों गनों के बीच से निकला उसका चालक। हिलना मत, वरना छलनी कर दिए जाओगे। वह चेतावनी किसी की भी हड्डियों में सर्द लहर दौड़ा देने वाली थी, लेकिन उसके कानों पर जूं भी रेंगी उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगा। अपने रास्तों की अड़चनों को हटाकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इसी के साथ उसके कदमों को रोकने के लिए चल पड़ी गोलियां। अब सभी की आंखों में उसकी तड़पती हुई लाश को ज़मीन पर पड़ी देखने की तमन्ना थी, लेकिन जो दिखा वो विश्व का सबसे बड़ा अजूबा था। गोलियां उसके शरीर से टकराकर ऐसे छितरा गई थी जैसे तेज गेंदबाज की बॉल लगने से गिल्लियां छितरा जाती हैं। बैंक का कंप्यूटराइज दरवाज़ा बंद करो जल्दी। जहां उसके कदम उसे लेकर जा रहे थे वहां तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, उस कंप्यूटराइज और मजबूत दरवाजे से जिसे अब खोलना एकदम असंभव था। लेकिन अगले ही क्षण उसने दिखा दिया कि रास्ता बंद हो तो अभी उसके कदम नहीं रुकेंगे, क्योंकि भड़ाक वो बंद रास्तों को खोलना उन पर बढ़ जाना खूब जानता है। ठीक तभी बख्तरबंद वैन में छिपे उसके साथी बाहर निकल आए। फतेह! ओह, ये उसके साथी हैं, ख़त्म करो इन्हें। हमें बाद में ख़त्म करना, पहले थोड़ी देर सो लो। खतरनाक नर्व गैस के बमों ने किसी को भी संभलने न दिया। तो फिर गोल्ड बैंक को लुटने से कौन बचाता? ले चलो, जितना सोना हम यहाँ से उठाकर ले जा सकते हैं। बैंक में रखा सोना वैन में रखा जाने लगा, और ये काम बिना किसी रोक टोक के चला तब तक, जब तक पुलिस पार्टी के साथ वहां ना आ पहुंची। सब इंस्पेक्टर सलमा, सोना नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लो, वरना तुम सबकी आत्मा को ऊपर भेज दिया जाएगा। सोना नीचे रखने की जगह अगर हम उसे तुम पर फेंक दे तो ऐतराज़ तो नहीं? कानून को मिटाने के लिए जो हाथ उठते हैं वे शरीर से कट कर गिर जाते हैं। फ्राक! थाए थाए थाए। और ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब कानून का बारूद तुम्हारे शरीरों में सुराग बना देगा। सलमा के साथ एक अन्य सब इंस्पेक्टर की गोलियां भी सदमा खान को अपना निशाना बनाने चल पड़ी, मगर तभी बीच में आ गए। उस फौलादी शरीर ने गोलियों को सदमा खान के जिस्म को नहीं छूने दिया। टनाक थाए थाए टनाक। फौलादी शरीर के उस मालिक ने सदमा खान को न सिर्फ गोलियों से बल्कि हमलावरों से भी बचाया। धड़ाक! उफ! तिनके की तरह उछाल फेंका उसने हमलावरों को, लेकिन एक हमलावर ऐसा भी था जो अपनी असाधारण फुर्ती के बल पर अभी तक सही सलामत था। मौत जब आती है तो फौलाद को मात करके भी अपने शिकार तक पहुंच जाती है। उस पहाड़ से शैतान के पैरों के नीचे से मुझे उसकी टांगें दिखाई दे रही हैं। वही टांग मेरा निशाना बनेगी। दो गोलियां सदमा खान की टांग को चीरती हुई निकल गई। इसी के साथ सदमा खान के चेहरे पर पीड़ा और उस फौलादी इंसान के चेहरे पर क्रोध अपना डेरा जमाता चला गया। ओह! दूसरे ही क्षण तेजी से चला उसका फौलादी हाथ सलमा की कनपट्टी से जा टकराया। भुनगे की तरह उछल गया सलमा का शरीर। धाड़! तारों की तरह झंझना उठा मस्तिष्क, और अंधेरे में डूबता चला गया। इधर लुटेरों में खलबली मच गई। छोटे खान को गोलियां लग गई हैं, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, जल्दी चलो यहाँ से। सोने की सिल्लियों के साथ उन्होंने घायल सदमा खान को भी वैन में डाला, और फिर वैन को तोप से छूटा गोला बना दिया। करोड़ों का सोना देखकर हादसा खान की आंखों में जो चमक आई थी, अपने बेटे का खून देखकर वह पलक झपकते ही काफुर हो गई। उफ! नहीं नहीं! क्रोध में भभकता उस फौलाद की तरफ पलटा हादसा खान, और नोच लिया उसके चेहरे पर चढ़ा मास्क। देख मेरे सदमा को देख, और देख पानी की तरह बहते उसके खून को। इसके जिम्मेदार तू है, तू इसका रखवाला था, तेरा फौलादी जिसमें इसकी ढाल था। फिर उस पुलिस वाली की गोली कैसे पहुंच गई मेरे लाल तक, बोल। बहुत एहसान फरामोश है तू। तेरे लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तू खड़ा मेरे खून को बहता देखता रहा। अरे, तोड़ क्यों नहीं दिए तूने उस पुलिस वाली के हाथ? चीर कर क्यों नहीं फेंक दिए तूने उसे? बोल, एहसान फरामोश बोल। गुस्से से कांपते हादसा खान ने झकझोर कर रख दिया स्टील के शरीर को, और तब तक झकझोरता रहा जब तक प्रतिशोध लेने की भावना से भर न गया उसका इंसानी दिमाग, और गूंज ना उठे मशीनी मुंह से वे शब्द। सदमा खान के शरीर से निकली खून की एक एक बूंद का हिसाब उस पुलिस वाली को देना होगा, और ये हिसाब वो देगी अपनी ज़िंदगी से, जिसे मैं अपने हाथों से मौत की अमानत बनाऊंगा। कैसी विडंबना थी, जो हमेशा उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करती थी, आज उसी को मौत देने की ठान बैठा था स्टील। तो क्या स्टील के हाथों मारी गई सलमा? जीप के खाई में गिर जाने के बाद भी सलमा जिंदा कैसे थी? क्या सलमा की तरह अनीस और एंजल भी जिंदा थे? हादसे का शिकार होकर कानून का ही दुश्मन बन गया इंस्पेक्टर स्टील कब तक हादसा खान के हाथों की कठपुतली बना? जानने के लिए पढ़ें दुश्मन कानून का, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स
दुश्मन कानून का मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।